हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी ग्रामर के अलंकार पहचानने की सबसे आसान ट्रिक। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को कभी भी अलंकार पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। सो आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है ना कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। किसी भी मंजिल को पाने में लोग बहुत ताना देते हैं। लोग मुझे भी पागल कहते थे, इसलिए मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं आपको ताना। झुका देंगे वो ये सर जब आएगा आपका ज़माना। लहरें बन जाए तूफान, हवा का काम है बहना। ऐसे ही लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो देखिए अलंकार इसका हम लोग जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा ओलम प्लस कार। ओलम प्लस कार। अब ये जो ओलम है इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण ओलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना अब देखिए ये आभूषण या जिसको हम लोग गहना बोलते हैं, ये क्या करता है? काव्य की शोभा को बढ़ाता है। आभूषण या गहना काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। तो ये अलंकार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इसके प्रकार से आता है। तो चलिए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार जो है ये चार प्रकार का होता है। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, और तीसरा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, और चौथा होता है मानवीकरण अलंकार। तो चलिए अब एक एक करके सारे अलंकार को देखते हैं और अर्थालंकार के जितने भी भेद हैं, जितने भी प्रकार हैं, सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो उपमा अलंकार में इसका पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि उसमें लिखा हुआ रहेगा, योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, और साथ ही साथ सा सी से सरिस होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे उपमा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे ये योजक चिन्ह है और इसमें सा लगा हुआ है, यहाँ पर ये सा लगा हुआ है। और इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें भी सा लगा हुआ है। तो सा के जगह पर अगर यदि सी रहता या फिर से या फिर सरिस रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। और सिर्फ सा से रहने से भी नहीं होगा, इसके साथ योजक चिन्ह भी होना जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार पे हम लोग चलते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि इस तरह का शब्द अगर आता है तो उस अलंकार को हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मानो ये मिल रहा है, और भी इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मनहु ये भी मिल रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब जिस भी अलंकार में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि इस तरह का शब्द अगर मिल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आई होप कि आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार पे चलते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जहाँ किसी भी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो उस अलंकार को हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं,
बोला जा रहा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो देखिए इसमें बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कोई भी घोड़ा है, अगर यदि कोई बड़ी सी नदियाँ हैं उसमें पानी है तो क्या वो आर पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या क्या जा रहा है, इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा कि राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। इस पार सोचा उस पार कैसे चला जाएगा, ये बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो बढ़ा चढ़ा कर अगर बोला जा रहा है तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अर्थालंकार के चौथे प्रकार मानवीकरण अलंकार पे। तो मानवीकरण अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जब किसी भी अलंकार में प्राकृतिक वस्तुएं मानवीय भावनाओं को अगर वर्णन कर रहा हो उसको हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए इसमें बोला जा रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो आप लोग जानते हैं कि फूल कभी हंसते नहीं हैं, कभी देखे हंसते क्या? नहीं हंसते हैं। कलियां मुस्काई, कभी मुस्काते नहीं है कलियां। और बोला जा रहा है कि लहरें मधुर गान, लहरें क्या गाना गाती? नहीं गाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से मानवीकरण अलंकार को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कोई भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जिसमें कि मानवता का गुण दिया जा रहा है, तो इसमें हम लोग इसको हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले अलंकार शब्दा अलंकार के भेद हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अर्थालंकार। अर्थालंकार के 4 भेद थे। पहला कौन सा था? पहला था उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा क्या था? तो दूसरा था उपमा अलंकार। और तीसरा था अतिशयोक्ति अलंकार। और चौथा था मानवीकरण अलंकार। तो एक एक करके हम लोगों ने चारों अलंकार को पढ़ लिए इसमें। तो चलिए अब अगले अलंकार हम लोग शब्दालंकार के भेद को पढ़ते हैं। तो ये जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमन अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो चलिए हम लोग शब्दालंकार के तीनों भेद को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो शब्दालंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें वर्ण का बार बार आना इसमें निश्चित है। तो जिस भी अलंकार में वर्ण बार बार आ रहा हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चारू लिखा हुआ है, चंद्र, फिर यहाँ चंचल लिखा हुआ है। देखिए सभी में चौ आ रहा है वर्ण। पहला वर्ण देखिए यहाँ पे चौ, यहाँ भी चौ, यहाँ भी चौ। यानी वर्ण क्या आ रहा है? वर्ण का रिपीट हो रहा है। वर्ण का जिसमें भी रिपीट हो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इस दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मधुर, मधुर, फिर यहाँ पे मुस्कान, मनोहर, मनुज। यानी एक ही वर्ण बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो अगर यदि एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग शब्दालंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार को समझते हैं। तो यमक अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि इस अलंकार में एक ही शब्द अगर एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था कि उसमें वर्ण बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि शब्द रिपीट होना चाहिए। यानी शब्द बार बार रिपीट होगा और उसका जो अर्थ होगा वो अनेक होगा। यानी शब्द एक से अधिक बार रिपीट होगा और उसका अर्थ अनेक होगा, उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे है यहाँ पे देख सकते हैं कनक, कनक, यानी दोनों क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसमें शब्द का रिपीटेशन हो रहा है।
तो शब्द इसमें रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। जैसे यहाँ पे दिखाइए, ये पौराई बोराई, यहाँ पे बोराई, इसमें भी देखिए दोनों शब्द मिल रहा है, दोनों शब्द जैसे मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। अब इसमें भी देखिए घटा घटा, यानी दोनों मिल रहा है इसमें। तो जिस भी अलंकार में शब्द का रिपीटेशन हो और उसका अर्थ अनेक हो तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शब्दालंकार के तीसरे भेद सलेश अलंकार को हम लोग समझते हैं। तो सलेश अलंकार को समझने के लिए इसमें अगर यदि किसी भी अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी एक शब्द के अगर अनेक अर्थ हो रहा हो तो उसको हम लोग सलेश अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पानी गए ना ओबरे मोती मासूम। देखिए ये उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सलेश अलंकार उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और इसका कोई उतना आसान ट्रिक भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अलंकार पहचानने का ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी ग्रामर के कारक टॉपिक को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को कभी भी कारक को बनाने में कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो कहा जाता है ना कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। किसी भी मंजिल को पाने में लोग बहुत ताना देते हैं, लोग मुझे भी पागल कहते थे, इसलिए मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं आपको ताना। झुका देंगे वो ये सर जब आएगा आपका ज़माना। लहरें बन जाए तूफान, हवा का काम है बहना। ऐसे ही लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो कारक अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। कारक अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए हम लोग पहले कर्ता कारक को देखते हैं। तो कर्ता कारक, तो देखिए जो वाक्य में कार्य को करता है उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। इसमें आपको बताया कि जो वाक्य में कार्य को करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बोला जा रहा है मेरे मित्र ने आज सेब खाया था। देखिए बोला जा रहा है मेरे मित्र ने आज सेब खाया था। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मेरे मित्र ने काम कर रहे हैं, ठीक, मेरे मित्र ने, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। यानी जो काम कर रहा हो उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ तो काम कौन कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। यानी मैं क्या हो जाऊँगा? कर्ता कारक हो जाऊँगा। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो देखिए बोला जा रहा है मेरे मित्र ने आज सेब खाया। तो कर्ता कारक कौन हो जाएगा? मेरे मित्र। कर्ता कौन हो जाएंगे? मेरे मित्र। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह जो है ये ने हो जाएगा। जैसे अगले एग्जाम्पल है रामू ने आज गाड़ी चलाया था। यहाँ पर भी देखिए ने आ रहा है। सुरेश ने आज आम खाया था। यहाँ पर भी ने आ रहा है। इसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के दूसरे भेद कर्म कारक को हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग कर्म कारक को समझते हैं। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर किसी अगर क्रिया हो रहा हो तो उस जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर
जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे जैसे बोला जा रहा है कि राम ने रावण को मारा। देखिए इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे, यानी क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? रावण पे, यानी इसको मारा गया है। इसमें कर्ता कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे। राम ने मारे हैं। किसको मारे? रावण को। तो रावण क्या हो जाएंगे? कर्म कारक इसमें। तो जिस पर भी फल पड़ा हो उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे बोला जा रहा है माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाई। तो फल, इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएंगे? कर्म कारक। तो देखिए इसमें भी को आ रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का को होता है। इसमें भी को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है। राम ने घोड़े को पानी पिलाया, ये हो जाएगा को, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। और कर्म इसमें कौन सा हो जाएगा? घोड़े को पानी पिलाया है। तो कर्म किस पे पड़ रहा है? फल किस पे पड़ रहा है? घोड़े पे। और इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? राम। तो आई होप कि आप लोगों को कर्म कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के तीसरे भेद करण कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग करण कारक को समझते हैं। तो करण कारक में क्या होता है कि जिस भी उपकरण से अगर यदि कोई भी काम किया जा रहा हो, जिससे हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करण कारक। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। यानी जिस साधन से काम हो रहा हो उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो मार्कर क्या हो जाएगा? इसमें करण कारक हो जाएगा, क्योंकि इससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल क्या हो जाएगा? करण कारक। यानी जिससे भी कोई भी काम किया जा रहा हो उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में बोला जा रहा है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को मारा है, किससे मारा है? बाण से मारा है। तो बाण इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक। बाण हो जाएगा इसमें करण कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, यानी किसी से काम कर रहे हैं या फिर किसी के द्वारा काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को मार्कर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, जैसे या फिर बोल सकते हैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, या फिर के द्वारा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है पत्र को कलम से लिखा गया है। पत्र को लिखा गया, किससे लिखा गया? कलम से लिखा गया है। तो इसमें साधन क्या हो जाएगा? कलम। इसमें कलम क्या हो जाएगा? करण कारक। जैसे अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है राम ने श्याम को डंडे से मारा। तो इसमें किससे मारा जा रहा है? डंडा से। डंडा इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक। यानी जिस भी साधन से या फिर जिस भी उपकरण से कोई भी काम किया जा रहा हो उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को करण कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के चौथे प्रकार संबंध कारक के बारे में हम लोग समझते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के बारे में समझते हैं। 5वें नंबर पे हम लोग संबंध कारक पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग कारक के चौथे प्रकार संप्रदान कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग संप्रदान कारक को समझते हैं। तो संप्रदान कारक जो है इसको पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जब किसी भी वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ? ज्ञान दे रहा हूँ। तो ज्ञान क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। यानी किसी को कुछ देने की बात हो, जैसे अगर यदि आप मुझे गिफ्ट देते हैं तो आप मुझे गिफ्ट देते हैं, आप हमको दे रहे हैं
क्या गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा इसमें, संप्रदान कारक। यानी अगर यदि किसी के लिए कुछ काम किया जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे संप्रदान कारक। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को या फिर के लिए। किसी को कुछ दिया जा रहा है या फिर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आए। तो के लिए यानी खाना लेकर आए, किसके लिए, राहुल के लिए, के लिए इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसमें खाना क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक। फिर अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आए। इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पर ये के लिए आ रहा है, खाना क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। आगे है, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, राधा को गिफ्ट दिया। तो इसमें भी देने की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक। जैसे अगला एग्जाम्पल में है, राम ने श्याम को किताब दिया। तो इसमें भी किताब दिया जा रहा है, तो किसी को कुछ देने की बात हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे संप्रदान कारक। तो आई होप कि आप लोगों को संप्रदान कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के 5वें प्रकार संबंध कारक को हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग संबंध कारक को समझते हैं। तो संबंध कारक को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें किसी से संबंध स्थापित करेगा। इसे देखिए, इसी से समझ में आ रहा है, इस शब्द से संबंध, संबंध कारक यानी किसी के बीच संबंध को यहाँ पे ये स्थापित करेगा, या तो फिर वो कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, तो उनके बीच एक संबंध स्थापित करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं संबंध कारक। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्ति या फिर व्यक्ति या वस्तु के बीच अगर संबंध स्थापित कर रहा हो, उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह सुनील की गाड़ी है। देखिए, वह सुनील की गाड़ी है, सुनील और गाड़ी के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है कि वह गाड़ी किसका है, सुनील का है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। जैसे अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है, वह मेरा भाई है। तो देखिए, वह मेरा भाई है, मेरे और मेरे भाई के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। जैसे अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि वह राम के पिताजी हैं, वह राम के पिताजी हैं, तो इसमें राम और उनके पिताजी के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे संबंध कारक। तो आई होप कि आप लोगों को संबंध कारक आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के 6ठे प्रकार आपादान कारक को हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आपादान कारक को समझते हैं। तो देखिए, आपादान कारक को समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें माध्यम का बदलाव होगा, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी अलगाव का बोध होगा। इसमें अलगाव का बोध होगा, अलगाव। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी एक रूप से अलग होने का बोध हो तो वह आपादान कारक कहलाता है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है एक दूसरे से, उसको हम लोग बोलेंगे आपादान कारक। जैसे बोला जा रहा है कि राम बिल्डिंग से गिर गया। देखिए, वो पहले था कहाँ, बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग का माध्यम हो गया और वो नीचे गिर गया, यानी माध्यम में क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपादान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है से, यहाँ भी से मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपादान कारक। अब जैसे अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है, चूहा बिल से बाहर निकला। तो पहले वो कहाँ था, वो बिल में था, वहाँ से वो बाहर निकला, यानी वो अलग हुआ है, उस जगह से वो अलग हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपादान
कारक, इसमें भी ये से आ रहा है। और अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि बिजली के तार खंभे से नीचे गिरे। पहले बिजली का जो तार था वो खंभा पे लगा हुआ था, लेकिन वो नीचे गिरा। नीचे वो जैसे गिरा तो क्या हो गया, माध्यम में चेंजिंग आया, यानी पहले वो खंभा पे था और वो नीचे गिर गया, यानी एक दूसरे से अलग हो गया। जैसे अलग हो गया, अलगाव का बोध हो गया उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आपादान कारक। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे हाथ से मार कर गिरा, मेरे हाथ से मार कर गिरा, मेरे हाथ से मार कर गिरा। तो जब मेरे हाथ से मार कर गिरा, यानी पहले मेरे हाथ में था ये और ये नीचे गिर गया। जैसे ये नीचे गिर गया तो इसमें क्या हो गया, ये अलगाव आ गया। पहले मेरे हाथ में था, मेरे हाथ से छूटा, ये नीचे गिर गया, यानी इसमें अलगाव आ गया। तो अलगाव आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपादान कारक। तो आई होप कि आप लोगों को आपादान कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के 7वें प्रकार अधिकरण कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग अधिकरण कारक को समझते हैं। तो अधिकरण कारक को सबसे आसान ट्रिक है इसका समझने के लिए कि इसमें किसी आधार का बोध होगा, यानी किसी पर होने का बोध होगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इस बोर्ड पे मार्कर रखा हुआ है, बोर्ड पे मार्कर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ, किस पे रखा हुआ है, बोर्ड पर ये रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, यानी किसी पर होना। मार्कर किस पे है, इस बोर्ड पे है, तो इस पर होना ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, यानी किसी पर होना या फिर किसी मीडियम में होना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, में पर। इसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, बोला जा रहा है मछलियाँ पानी में रहती है। मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, मीडियम बता रहा है। तो अगर यदि कोई भी मीडियम बता रहा हो या फिर किसी की स्थिति बता रहा है कि किस पर है वो, तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, यानी किसी के आधार का बात हो, यानी किस पर वो रखा हुआ है या फिर किस मीडियम में है, उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है मछलियाँ पानी में रहती है, यानी मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है। ये मीडियम को दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि राम ने क्लास के बीच में छोड़ दी, यानी राम ने क्या किया, क्लास के बीच में ही छोड़ दिया। ये भी क्या बता रहा है हम लोग को, ये मीडियम बता रहा है। अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि किताब टेबल पर रखा हुआ है, यानी किताब कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। तो किताब टेबल पर रखा हुआ है, किताब टेबल पर रखा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, किसी पर स्थिति होना, यानी किताब कहाँ है, टेबल पर है। ये किसी पर स्थिति होना यानी किस पर है ये बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो चलिए अब हम लोग कारक के अगले प्रकार और 8वें सबसे लास्ट प्रकार संबोधन कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग संबोधन कारक को समझते हैं। तो देखिए, संबोधन कारक को समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह आएगा, जैसे हे, अरे या फिर एक्सक्लेमेशन चिन्ह इस तरह का आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे संबोधन कारक। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने या फिर बोलने का बोध हो, तो उसको हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बोला जा रहा है, अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो। इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ रहा है और अरे आ रहा है, हे या फिर अरे, यानी किसी को पुकारने की बात हो उसको हम लोग बोलेंगे संबोधन कारक। जैसे अगले एग्जाम्पल में, अरे राम यह क्या हो गया, इसमें भी क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा संबोधन कारक। आगे है, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी के साथ कुछ घटना घटता है, बोला जाता है कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये भी हो जाएगा संबोधन कारक। और इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी है और आपको बताएं हे या फिर अरे आएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को संबोधन कारक भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान, उसका ट्रिक समझने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें याद रखना है, इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। पहले क्या आता है, कंठ, अंदर से ऊपर की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो पहले क्या आता है, कंठ, पहले कंठ, दूसरे नंबर पे तालु, दूसरे नंबर पे तालु, और तीसरे नंबर पे मूर्धा, और चौथे नंबर पे दंत, और पांचवें नंबर पे ओष्ठ। इसको आप लोगों को सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि पहले क्या आता है, पहले कंठ, अंदर से ऊपर की ओर चल रहे हैं। पहले कंठ, उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो अगर यदि ये सीक्वेंस आपको याद हो गया है तो किसी भी वर्ण को हम लोग उसके उच्चारण स्थान हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले कंठ की बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा क, ख, ग और घ। क, ख, ग और घ, इस चारों का उच्चारण स्थान कंठ है। और तालु में आ जाएगा च, छ, ज और झ। चार ही ले रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, उसके बारे में आगे हम लोग समझते हैं। पहले चार करके ले रहे हैं। तो क, ख, ग, घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और दंत में आ जाएगा त, थ, द और ध, ये चारों हो जाएगा दंत। और ओष्ठ में आ जाएगा प, फ, ब और भ। फिर चार करके हम लोग ले रहे हैं, चार करके ले रहे हैं। इसको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि देखिए ये भी इधर सीक्वेंस वाइज आएगा। क, फिर च वाला, फिर ट वर्ग का, फिर त वर्ग का, फिर प वर्ग का। इसलिए इसको सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत ही जरूरी है। पहले क्या आ रहा है, कंठ, फिर तालु, उसका मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो क, ख, ग और घ उच्चारण स्थान कंठ है। और च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण स्थान तालु है। और ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और त, थ, द, ध, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ओष्ठ की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा प, फ, ब और भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसमें कंठ में देखिए, अब अ और आ, आ, ये भी आ जाता है कंठ में ही। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ में है। और हर्षई दीर्घई, अ, आ, हर्षई दीर्घई, तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। और हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद हर्षौ दीर्घ आएगा, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग नीचे ओष्ठ से लिखते हैं। ओष्ठ यानी कि हर्षौ और दीर्घौ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है कि दोनों में यहाँ पे मुख के टाइप का है, और मुख का जो सबसे बाहरी लेयर होता है
यानी कि सबसे बाहर का जो होता है वो ओष्ठ होता है सबसे बाहर में। इस कारण से इसको याद रखिएगा, हर्षऊ दीर्घऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। उसके बाद री, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ए और ऐ, ए और ऐ, ये देखिए रेयर केस है, इसमें ए और ऐ जो आ रहा है ये अ और हर्षई, ये दोनों का संधि यानी दोनों का मिलन होकर के ये ए और ऐ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये हो जाएगा कंठ और प्लस हर्षई। हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तो ये हो जाएगा तालु। मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। इसे और भी आ जाएगा ओ औ। अब ये देखिए ओ और औ को अगर यदि संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो ये अ प्लस हर्षऊ में टूटेगा ये। तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है, ये हो जाएगा कंठ प्लस हर्षऊ। ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ओष्ठ, ये हो जाएगा ओष्ठ। मतलब ओ तथा औ इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, बच गया है इसका पांचवा क ख ग घ, अंघ बचा हुआ है, यहाँ पे इसको लेते हैं अंघ। फिर तीनों नौ बचा हुआ है, इसको ले लेते हैं, और एक मौ बचा हुआ है। तो इसका उच्चारण स्थान नसिका है, नासिका। अब नासिका क्या होता है? नासिका मतलब नाक। अब देखिए हम लोग जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो एक नाक से एक तरह से आवाज आ रहा है, एक, जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं नासिका, नासिका। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहले सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है। पहला नंबर पे कंठ, दूसरा नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो पहले नंबर पे आ रहा है कंठ, तो कंठ में कंठ का जो हो जाएगा ये क ख ग घ, इस चारों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और च छ ज झ, इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। त थ द ध, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। और ओष्ठ में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा प फ ब भ, ये हो जाएगा ओष्ठ, यानी प फ ब भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और अ आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। हर्षई दीर्घई, इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। अब हर्षऊ दीर्घऊ आता है इसके बाद, तो इसको हम लोग यहाँ पे ना लिख करके सबसे नीचे लिखते हैं ओष्ठ में। तो हर्षऊ दीर्घऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा री, जो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ए और ऐ का जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो अ प्लस हर्षई में ये टूट रहा है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? कंठ, कंठ हो जाएगा। प्लस हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालु हो गया। उसी तरह यहाँ पे ओ औ, तो इसका जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसको वर्ण को अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा अ प्लस हर्षऊ। अ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ, ये कंठ हो गया। प्लस हर्षऊ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये ओष्ठ हो गया, यानी ओ औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद इधर का जो पांचों बचा हुआ था, इसका उच्चारण स्थान
नासिका है। तो आई होप कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर वर्ण दिया हो तो उसका उच्चारण स्थान आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सर्वनाम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम कहते किसको है? सबसे पहले ये आता है कि सर्वनाम कहा किसको जाता है? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद राम खेलने जाता है। देखिए, अब ये सेंटेंस बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग सही तरीके से कैसे बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद वह खेलने जाता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये राम के जगह पे हो जाएगा वह लग जाएगा, यहाँ पर भी राम के जगह पे वह लग जाएगा। देखिए, यही तो सर्वनाम है। यहाँ पे क्या हुआ है, राम एक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, तो इसके बदले हम लोग वह लिख रहे हैं। तो इसके बदले जो भी प्रयुक्त हो रहा है शब्द, यानी संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त हो रहा है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सर्वनाम के भेद हम लोग समझते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, पहले नंबर पे आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरे नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वें नंबर पे निजवाचक सर्वनाम, और 6ठे नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इसको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए एक ट्रिक देते हैं। इसको इसको याद करने के लिए एक शब्द याद रखिएगा, अनाप शनाप। देखिए, अनिश्चयवाचक यानी अ, निश्चयवाचक यानी न, उसके बाद पुरुषवाचक यानी प, यहाँ से ये सब मिल रहा है, अनाप हो गया, फिर स, संबंधवाचक स, फिर निजवाचक है, इसको भी नौ से हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक फिर प, यानी यहाँ से हम लोगों का ट्रिक आ गया अनाप शनाप। ठीक, तो चलिए अब इसके भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसको बोलते हैं हम लोग? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये समझिए, तो जिस भी सर्वनाम में किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय यानी यहीं से हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि अनिश्चय यानी निश्चित नहीं होगा। तो जिस भी सर्वनाम से किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में कोई इसे बोलते हैं कोई आ रहा है, यानी ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं भी आ सकता है। जैसे बोलेंगे कुछ, इसे बोलते हैं कुछ है, यहाँ पे निश्चित नहीं कि है, होगा ही, नहीं भी हो सकता है। कोई, कुछ, ये सब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल में, जिससे हम लोग बोलेंगे कोई खेल रहा होगा, कोई खेल रहा
होगा। ये कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ये कोई खेल रहा होगा, नहीं भी खेल रहा होगा। ये क्या हो गया? अनिश्चित। ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई खेल रहा होगा, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसे हम बोलेंगे कि मेरी पत्नी कुछ खा रही होगी। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में है, मेरी पत्नी कुछ खा रही होगी। तो इसमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि वो खा ही रही होगी, नहीं भी खा रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, एक लड़का बोल रहा है कि सर आप तो बात कर लिए होंगे उनसे। वैसा कोई बात नहीं है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल समझते हैं। इसे बोलेंगे कोई रो रहा होगा। कोई रो रहा होगा। तो कोई निश्चित नहीं कि कोई रो ही रहा होगा, नहीं भी रो रहा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले भेद के बारे में पढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किसको बोलते हैं? तो जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में बताए थे कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन उसी का अपोजिट हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे हो जाएगा यह, ये, वे, वह, ये सब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे बोलेंगे यह मेरा मार्कर है या यह मेरा कलम है। तो मेरा है तो वो है ही, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ये कन्फर्म है कि ये मेरा ही है। इस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहले एग्जाम्पल में बोलेंगे कि यह मेरा कलम है। यह मेरा कलम है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा कलम है तो निश्चित है मेरा ही कलम है। तो इसमें निश्चितता की बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे दूसरे एग्जाम्पल में है, वह मेरी पत्नी है। वह मेरी पत्नी है। तो ये निश्चितता की बात हो रही है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो वो निश्चित ये होगा ही। बोल रहे अगर वो अपना बात हो रहा, इसमें अपना बात किया जा रहा है कि यह कलम मेरा है, वह मेरी पत्नी है, यानी वो निश्चितता की बात किया जा रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वह मेरे दोस्त हैं या फिर वे मेरे दोस्त हैं। वे मेरे दोस्त हैं। तो इसमें भी निश्चितता की बात हो रही है, इसको भी हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आ जाएगा यह, ये, वे, वह, ये सब आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है या फिर यह मेरा मार्कर है, यह मेरा कार है। ये जैसे ये सब बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? निश्चितता की बात हो रही है, ये मेरा है ही। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि निश्चयवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब अगले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम पे चलते हैं। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये एक तरह से व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। इससे देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब देखिए जैसे हम लोग किसी से बात करते रहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम आपसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम आपसे किसी सोनू नाम का लड़के से हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोनू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, बात कौन कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ बात। मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष। बात कौन? मैं कर रहा हूँ, मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष, मैं। और सुन कौन रहे हैं? आप सुन रहे हैं, तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। तुम या फिर आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोनू के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोनू क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। सोनू हो जाएंगे अन्य पुरुष। या फिर सोनू की जगह पे हम लोग वह बोल सकते हैं, वह, तो वो कौन हो जाएंगे? अन्य पुरुष। चलिए इसको फिर से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ एक सोनू नाम के लड़के के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? उत्तम पुरुष। लेकिन सुन कौन रहे हैं? आप सुन रहे हैं, तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। लेकिन हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? सोनू के बारे में, तो सोनू क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। या फिर उसको हम लोग वह भी बोल सकते हैं, यानी सोनू हो गए अन्य पुरुष। तो आई होप कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग समझते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। इससे हो जाएगा कि जो करेगा वो भरेगा। देखिए एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो करेगा वो भरेगा, दोनों संबंध स्थापित हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इस एग्जाम्पल में हो जाएगा जो करेगा वो भरेगा, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि दोनों सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। इसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में इसे बोलेंगे कि जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो पढ़ेगा वो पाएगा। तो इसमें भी दोनों सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसे और भी अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इससे हम लोग बोलेंगे कि
जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो इसमें भी देखिए, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो जो और वो, इसमें भी दोनों सर्वनाम में संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि संबंधवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम हम लोग कहते किसको है, तो जिस भी सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज सर्वनाम, ऐसे पता चल रहा है कि हम लोगों को इसमें निजीपन का प्रतीत होगा। तो जिस भी सर्वनाम में निजीपन का प्रतीत हो हम लोगों को, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे, जैसे में हो जाएगा मेरा, अपना, जैसे अधिकार एक तरह से दिखाते हैं इसमें, अपना या फिर मेरा, अपना, या फिर बोल सकते हैं अपने आप, अपने आप। इसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे इसमें बोलेंगे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें अपना की बात हो रहा है, यानी इसमें निजीपन की बात हो रही है। तो इस सर्वनाम को हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं, इसे अगले एग्जाम्पल में बोलते हैं कि मैं अपना फोन चला रहा हूँ। मैं अपना फोन चला रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए निजीपन की बात हो रही है। अपना बोले अपना फोन है, तो इसमें निजीपन की बात हो रही है। जब मन होगा चला सकते हैं। तो निजीपन जिसमें भी हो, जिस सर्वनाम में निजीपन की बात हो रही हो, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो इसमें भी अपना की बात हो रहा है। मैं अपना कार चला रहा हूँ, इसमें भी अपना की बात हो रही है, यानी निजवाचक के सर्वनाम की बात हो रही है। इसमें निजीपन की बात हो रही है, इसलिए इसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि निजवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग किसको कहते हैं, तो जहाँ भी प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, जहाँ भी प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में बोल सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें प्रश्न पूछने की बात आ रही है, इसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब आप कहीं जा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने की बात आ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे और भी कुछ बोल सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं,
आप क्या खा रहे हैं, ये सब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब हो जाएगा, ये सब जितना भी शब्द हो जाएगा इस तरह का, उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये शुरू करते हैं। तो आज हम लोग तत्सम और तद्भव को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक समझने वाले हैं कि तत्सम और तद्भव को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्सम पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, इसमें संस्कृत शब्द आएगा। तत्सम में संस्कृत शब्द आएगा, संस्कृत शब्द, या फिर इसमें आएगा अक्ष त्र ज्ञ। अक्ष त्र ज्ञ, अगर किसी भी शब्द में उसमें अगर वर्ण अक्ष त्र क्यों लगा हुआ हो तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं, या तो फिर संस्कृत शब्द हो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, तद्भव में होगा हिंदी। हिंदी शब्द जिसमें भी आ जाए उसको हम लोग तद्भव कहते हैं, या तो फिर इसमें चंद्र बिंदु मिलेगा, जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इतना से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इधर आप लोग खुद से जवाब दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्प, इसे सर्प की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर ये रेप लगा हुआ है सर्प में, तो ये संस्कृत भाषा एक तरह से संस्कृत शब्द है, इसको हम लोग बोलेंगे तत्सम। तत्सम, ये दोनों में से कोई सा भी अगर आए तो उसको भी हम लोग तत्सम भी बोलते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा तत्सम, इसे हम लोग बोलते हैं सर्प। अगर इसी का हम लोग तद्भव देखें तो हो जाएगा सांप। सर्प का तद्भव हो जाएगा सांप। इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है और आपको बोल रहे हैं कि जिसमें भी चंद्र बिंदु लगा होगा जिस भी शब्द में उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो ये हो जाएगा तद्भव। तद्भव। इसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं, इसे बोलेंगे चांद। चांद, ये कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा तद्भव, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा तद्भव। तद्भव। जैसे बात करेंगे पुत्री। पुत्री, इसमें त्र लगा हुआ है और आपको बताएं अक्ष त्र ज्ञ, इसमें से कोई सा भी अगर किसी भी शब्द में अगर ये वर्ण आ जाए उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे त्र आया है तो ये भी हो जाएगा तत्सम। पुत्री हो जाएगा तत्सम। इसे बोलेंगे काम, ये हिंदी शब्द है, काम ये हिंदी शब्द है, तो ये हो जाएगा तद्भव। काम हो जाएगा तद्भव। तद्भव। इसे और बोलेंगे शिक्षा। शिक्षा, अब देखिए इसमें अक्षर लगा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये हो जाएगा तत्सम। तत्सम हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे बोलेंगे ओष्ठ। ओष्ठ, ये संस्कृत शब्द लग रहा है, यहाँ पे आधा स्वर लगा हुआ है, ये संस्कृत शब्द लग रहा है जिस कारण से ये हो जाएगा तत्सम। अब इसी का हम लोग तद्भव बनाते हैं तो तद्भव में हो जाएगा ओट। इसमें आधा स्वर लगा हुआ था, ये हो गया तत्सम, लेकिन इसी को हम लोग सरल रूप में लिखे तो ये हो गया तद्भव। इसे अगले एग्जाम्पल और देखते हैं, इसे चैत्र। चैत्र, अब इसमें भी देखिए यहाँ पे त्र लगा हुआ है, तो आपको बताएं अक्ष त्र ज्ञ कोई सा भी मिलेगा उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ये तत्सम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे बोलेंगे दक्षिण। दक्षिण, इसमें अक्षर लगा हुआ है, ये भी हो जाएगा तत्सम। और इसी का अगर यदि तद्भव बनाना हो तो इसे हम लोग बोलेंगे दाहिना। दाहिना, ये देखिए हिंदी शब्द है तो ये हो जाएगा तद्भव। इसे और भी हम लोग बोलते हैं,
देखेंगे अक्षर, अक्षर। अब अक्षर में यहाँ पे अक्षर लगा हुआ है, तो अक्षर लगा हुआ है तो ये तत्सम हो जाएगा। और अगले एग्जाम्पल देखते हैं, इसे बोलेंगे भीख, भीख। ये क्या है, ये हिंदी शब्द है तो ये हो जाएगा तद्भव, ये तद्भव हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर यदि तत्सम बनाना हो तो इसे बोलेंगे भिक्षा, भिक्षा। अब इसमें देखिए अक्षर लगा हुआ है, ये हो जाएगा तत्सम, भिक्षा ये तत्सम हो गया। और इसी का तद्भव की बात किए तो ये हो जाएगा भीख। तो आई होप कि तत्सम और तद्भव आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ठीक से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए यहाँ से डिफिनेशन से इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन, संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। जैसे बोलेंगे हम लोग वनवास, यानी वन में जो वास करता है, वन में रहने वाला, तो उसको हम लोग क्या किए, संक्षेप में किए। जैसे बोलेंगे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र शॉर्ट में लिखा हुआ था, उसको हम लोग बोले राजा का पुत्र, यानी हम लोग उसको संक्षेप में किए। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। तो समास जो होता है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कभी कभी नए समास से क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले अव्ययी भाव समास, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास में सबसे पहले अगर कोई भी समास दिया हो, अगर उसके पहले यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, किसी भी समास के पहले अगर यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। या तो फिर इसमें समान शब्द, समान शब्द हो तो उसको भी हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए असंभव, यथा संभव। तब देखिए इसमें यथा लगा हुआ है शुरू में, ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। या फिर बोलेंगे यथाशक्ति, उसमें भी यथा पहले आ रहा है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग बेईमान, बेईमान। इसमें शुरू में क्या आ रहा है, बे। और आपको बताएं कि किसी भी समास में अगर शुरू में यथा, बे, भर, प्रति लगा हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथा लगा हुआ था यहाँ पे तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसमें बे लगा हुआ है तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इससे बोलेंगे भर पेट, भर पेट। इसमें भर लगा हुआ है शुरू में तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसे बोलेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन। इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है, प्रति। और आपको बताएं यथा, बे, भर, प्रति, यथा, बे, भर, प्रति, प्रति लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या तो फिर समान शब्द आए, जैसे बोलेंगे रातों रात, रातों रात। अब देखिए योजक चिन्ह देख करके ये नहीं समझिएगा कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि योजक वाला को हम लोग द्वंद्व समास करते हैं। लेकिन अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा हो, रातों रात, एक ही शब्द रिपीट हुआ है तो इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास को कैसे बनाना है, अगर आएगा एग्जाम में। तो अगला हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास को पहचानने का एक ट्रिक है कि उसमें संख्या का बोध होगा, संख्या।
द्विगु समास में हमेशा संख्या आएगा शुरू में। जैसे बोलेंगे हम लोग नवग्रह, नवग्रह, तो नवग्रह लिखा हुआ है, तो नवग्रह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर संक्षिप्त करेंगे तो इसको बोलेंगे 9 ग्रहों का समाहार। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार, इस तरह बोल सकते हैं 9 ग्रहों का समाहार। तो 9 देखिए इसमें संख्या का बात आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। जैसे बोलेंगे नवरात्रि, नवरात्रि यानी 9 रात्रों का समाहार, इसमें भी 9 यानी संख्या का बात हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। और नवग्रह भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन अभी हम लोगों के सौरमंडल में 9 ग्रह नहीं, अभी 8 ग्रह है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग नवग्रह बोलते हैं, तो अलग सी बात है। अब नवरात्रि, नवरात्रि में 9 रात्रों का समाहार यानी 9 संख्या की बात आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे बोलेंगे पंचमहल, पंचमहल यानी 5 महलों का समाहार, तो इसमें भी 5 यानी संख्या का बात हो रहा है, यानी 5 महलों का, 5 महलों का समाहार, समाहार, इसमें भी 5 यानी संख्या की बात आ रही है, तो इसको भी हम लोग द्विगु समास कहेंगे। या फिर जैसे बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज इसको बोलते हैं 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं का समाहार, 3 यानी इसमें संख्या का बात आ रहा है, इसमें भी, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास फिर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास पे चलते हैं, द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास को समझने का ट्रिक है कि उसके बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए, योजक चिन्ह, इस तरह का चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह। जैसे हम लोग बोलेंगे दिन रात, जैसे बोलेंगे दिन रात, तो दिन रात अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम लोग बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो जिस भी समास में योजक चिन्ह लगा हो या फिर लगे कि हमको इसमें योजक चिन्ह लग सकता है, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे भाई बहन, भाई बहन, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे साग पात, साग पात, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले, साग पात, इसमें यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। या तो फिर बोलेंगे माता पिता, माता पिता, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। यानी जिस भी समास के बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले समास तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आती है। कारक विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे तो जैसे हो जाएगा का, के, की, में, ये सब आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए तत्पुरुष समास का, जैसे बोलेंगे हम लोग राजपुत्र, राजपुत्र। अब देखिए राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम लोग संक्षेप जब करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र को हम लोग बोलते हैं राजपुत्र। ये हो जाएगा इसका संक्षेपण, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो देखिए इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है का, ये क्या है, ये
कारक विभक्ति चिन्ह है। तो कारक विभक्ति चिन्ह जैसे भी आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे बोलेंगे राज दरबार। राज दरबार, तो देखिए इसको भी अगर हम लोग संक्षेप करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे राजा का दरबार। राजा का दरबार को हम लोग बोलते हैं राज दरबार। राजा का दरबार, तो इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, जिस कारण से इसको भी हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। कारक विभक्ति चिन्ह जिसमें भी मिले जिस समास में, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं और बोलेंगे राजमहल। राजमहल, तो राजमहल इसको हम लोग संक्षिप्त करते हैं तो इसका संक्षेपण क्या हो जाएगा, राजा का महल। राजा का महल, इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, राजा का महल का आ रहा है, इसको भी हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे अगले एग्जाम्पल और देखते हैं, वनवास। वनवास, तो इसका संक्षेपण करते हैं तो वनवास का मतलब क्या हो गया, वन में वास करने वाला। वन में वास करने वाला यानी वन में रहने वाला। वन में वास करने वाला, तो में आ रहा है, में भी क्या है, ये कारक विभक्ति चिन्ह है, इस कारण से ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास कर्मधारय समास पे चलते हैं हम लोग। तो कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि उसमें उपमा की बात की जाएगी। उपमा, जैसे इसमें कर्मधारय समास में उपमा की बात की जाएगी। जैसे उपमा कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे बोलेंगे कि कमल नयन, इसे बोलेंगे कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या हो गया, इसका संक्षेपण करते हैं कमल नयन का, तो कमल नयन का मतलब हो गया कि कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, तो देखिए नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र यानी आँख। तो क्या किसी का आँख कमल के समान होता है क्या, नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दी जाती है कि किसी का आँख वो कमल के समान है, जो कि हकीकत होता नहीं है। तो कमल नयन, इसको हम लोग संक्षेप करते हैं तो हो जाएगा कमल के समान नयन। इसमें बोला जा रहा है कमल के समान नयन, तो किसी का भी नयन यानी किसी का भी आँख कमल के समान नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दी जाती है कि उसका आँख जो है नयन है वो कमल के समान है। तो उपमा की बात किया जा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास। तो चलिए अगले एग्जाम्पल चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका संक्षेपण करते हैं तो हम लोग बोलेंगे चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख को अगर हम लोग संक्षेपण करते हैं तो इसका हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। अब देखिए किसी का भी मुख चंद्रमा के समान नहीं होता है, लेकिन उपमा दिया जाता है। एक उपमा दिया जाता है कि उसका मुख यानी कि कोई बच्चा है उसका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन हकीकत में वो कुछ होता नहीं है। चंद्रमा बड़े से हैं लेकिन कोई एक बच्चा है वो छोटा सा है, तो उसके तुलना कैसे, वो सिर्फ तुलना किया गया है, उसके समान तो होगा नहीं। तो ये सिर्फ तुलना किया गया है यानी उपमा दिया गया है कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो उपमा की बात किया जा रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास बहुव्रीहि समास पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास को समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि बहुव्रीहि समास में या तो किसी
देवता या फिर किसी दानव की बात इसमें किया जाएगा, या तो देवता या फिर दानव की बात किया जाएगा। जैसे इसमें ट्रिक इसका क्या है, इसमें या तो देवता की बात आएगा या फिर दानव की बात आएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे पीताम्बर, पीताम्बर, तो पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, यानी इसमें भी देवता की बात किया जा रहा है। इस पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को, यानी इसमें देवता की बात किया जा रहा है। तो जैसे देवता या फिर दानव की बात आएगा तो उसमें हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। तो पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को, यानी ये क्या है, भगवान है, यानी देवता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, गजानंद, गजानन, गजानन हम लोग किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। तो गणेश भगवान को हम लोग गजानन कहते हैं। तो गजानन, ये भगवान की बात इसमें आ रहा है, यानी देवता की बात आ रहा है, तो इसको भी हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए और अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे है दशानन, दशानन, तो दशानन हम लोग किसको कहते हैं, दशानन हम लोग रावण को कहते हैं। और रावण कौन है, वो दानव है, रावण दानव है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशानन। तो आपको बताए हैं कि बहुव्रीहि समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, या तो उसमें देवता की बात किया जाएगा या फिर दानव की बात किया जाएगा। तो इसमें दानव की बात किया जा रहा है, दशानन, दशानन यानी रावण, तो इसमें दानव की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी, तो वीणा पानी हम लोग किसको कहते हैं, सरस्वती माता को कहते हैं। तो इसमें भी देवी देवता की बात आ रहा है, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास को देखते हैं, नए समास। मुख्य इतना ही होता है, इतना से ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है नए समास से। तो नए समास सबसे हल्का ये भी है कि इसमें नकारात्मक की बोध होगी, नकारात्मक, नकारात्मक यानी नहीं का बोध होगा। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे असत्य, असत्य, असत्य यानी जो सत्य नहीं है। और सत्य का मतलब क्या हो गया, जो सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं की बात आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नए समास। जैसे हम लोग बोलते हैं असंभव, असंभव यानी जो संभव नहीं हो, इसमें भी नहीं की बात आ रही है, इसको भी हम लोग नए समास कहेंगे। जैसे बोलेंगे असमर्थ, यानी जो समर्थ नहीं हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। यानी नए समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें नकारात्मक की बात आएगी। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में बताया है कि अव्ययी भाव समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि किसी भी समास के पहले अगर शुरू में यथा, बे, भर, प्रति, यथा, बे, भर, प्रति लगा हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। या तो फिर समान शब्द आए, जैसे रातों रात, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे बोलेंगे यथासंभव, बेईमान, भरपेट, प्रतिदिन, सब में क्या आ रहा है, शुरू में ये आ रहा है, जैसे यथाशक्ति, शुरू में यथा आ रहा है, यथासंभव, शुरू में यथा आ रहा है, बेईमान, बे आ रहा है, भरपेट, भर आ रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब द्विगु समास में बताया कि इसमें संख्या की बात आएगी। इसे हम लोग बोलते हैं नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समाहार। 9 यानी संख्या की बात आ रही है, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचमहल, 5 महलों का समाहार, इसमें भी संख्या की बात आ रही है, 5 महल, 5, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। जैसे अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होगा, बीच में योजक चिन्ह आएगा इस तरह का, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता। तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास में बताए हैं, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आनी चाहिए। कारक विभक्ति चिन्ह का मतलब जैसे का, के, की, में, ये सब आना चाहिए। जैसे हम लोग बोलेंगे वनवास, यानी वन में वास करने वाला को हम लोग वनवास कहते हैं। तो में, वन में वास करने वाला, में यानी कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इससे बोलेंगे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, का आ रहा है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे क्योंकि उसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है। अब अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमा की बात होगी। जैसे बोलेंगे हम लोग कमल नयन, यानी किसी का भी जो नयन है यानी आँख है वो कमल के समान नहीं होता है, वो सिर्फ उपमा दिया जाता है। तो उपमा की बात आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। तो बहुव्रीहि समास में बताए हैं, इसमें या फिर देवता की बात होगा या फिर दानव की बात होगा। जैसे एग्जाम्पल में गजानन, गजानन हम लोग किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को। तो देवता की बात आ रही है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो उसमें दानव की बात आ रही है तो वो भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नए समास। नए समास में नकारात्मक की बोध होगी, इसमें नहीं का बात आएगी। जैसे असत्य, असंभव, असमर्थ, ये सब हो जाएगा, यानी जो समर्थ नहीं हो, नहीं की बात आ रहा है नकारात्मक, यानी नए समास हो जाएगा।